ओके। सो बोरॉन फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और जैसा कि आपको पता है ना, बोरॉन फैमिली में ये सब एलिमेंट है। इस समय अगर आप बोरॉन की बात करेंगे तो बेटा वो नॉन मेटल होता है। बाकी एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के अलावा सभी क्या है, मेटल्स है। ठीक है। बोरॉन के बारे में कुछ और बेटा जो भी पोर्शन होगा टेस्ट का मैं आज क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो इस पे फोकस करो पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बोरॉन नॉन मेटल है ना। एल्यूमिनियम के बाद से थीलियम तक सभी क्या है, हाँ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आई थिंक। एल्यूमिनियम से थीलियम तक सभी मेटल्स है, बट बोरॉन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी उसकी एल्यूमिनियम के साथ भी मैच करती है। ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। बोरॉन के बारे में बात करें तो बोरॉन जो है वो एक ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ठीक है। ब्लैक कलर का ये सॉलिड है, इसीलिए इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत बहुत ज्यादा है। बाकी सब मेटल्स की बात करें तो बाकी सब मेटल सॉफ्ट है। बोरॉन थोड़ा हार्ड है, बाकी सब मेटल्स क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आप बात करें बेटा डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, मैं टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूँ। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। और कौन कौन से पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, रेडियस के बारे में। रेडियस आप जानते ही हैं क्या होता है। हाँ, बोरोन है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम में चेंज आ जाता है, ये पता ही है आपको। फिर इंडियम और फिर थीलियम क्यों चेंज आता है यहाँ पे, डी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, 153.24, वो नंबर याद है। हाँ, 153.24 वो नंबर बताया था मैंने, वो ऐसे याद रखेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है बेटा कि पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है, गैलियम इंडियम एंड थीलियम। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोरॉन सबसे आगे, फिर थीलियम, फिर उसके बाद इंडियम, फिर गैलियम और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम आ जाता है। ठीक है। बाकी मैं डेंसिटी भी यहीं पे लिख देता हूँ कि डेंसिटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। कुछ बातें में पता चल गई। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा, NH2NP1। क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है तो इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +3 एंड +1। +1 कौन दिखाता है, लोअर साइज जो नीचे वाले एलिमेंट है। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, अभी वापस से नहीं बताऊंगा। कि जो नीचे वाले एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और ऊपर वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, EN जो है उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो जो भी है, आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो भी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो अभी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, मतलब इस सीरीज के जो कंपाउंड है इस फैमिली के वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए लुईस एसिड बोलेंगे। ठीक है। जैसे बोरोन का हैलाइड हो गया, बोरोन का हैलाइड जो भी है वो लुईस एसिड हो, चाहे BF3 हो, चाहे BCl3 हो, चाहे BBr3 हो या फिर Bi3 हो, वो सब क्या है, लुईस एसिड। पढ़ चुके हैं सब हम। बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं वो लोन पेयर। ठीक है। चलिए, ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एग्जैक्टली क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दे आर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। BH3 डाइबोरेन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया होगा आप लोगों ने तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसी ने पढ़ा होगा स्कूल में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2H6 को हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज में लेते हैं। ठीक है, ये बात की बात है। देखो सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन विद एयर की बात कर रहे हो। एयर में कौन कौन होता है, O2 और N2 दोनों होते हैं। तो यार देखो सिंपल सी बात है कि बोरोन जो है ना,
उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन का तो रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, बट अमोर्फस का है रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होता है। तो अमोर्फस ही रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन में अमोर्फस की बात करेंगे। अगर आपसे कोई बोले क्रिस्टलाइन रिएक्ट करेगा क्या, आप बोलेंगे नो रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा वो। बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्शन नहीं करता, बोरोन का अमोर्फस फॉर्म रिएक्ट करता है। और कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ बोरोन का अमोर्फस फॉर्म रिएक्ट करके B2O3 बनाता है। ऑक्सीजन क्या नाइट्रोजन के साथ भी करेगा, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके BN बोरोन नाइट्राइड बनाता है। बोरोन ही क्या यार, यहाँ पे तो मेटल M लिख दो, आप कोई सा भी एलिमेंट लिख दो, कोई सा भी एलिमेंट लिख दो इस ग्रुप का, वो ऑक्सीजन और इसके साथ रिएक्शन करेगा, राइट। बट रही बात एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखेंगे कि एल्यूमिनियम जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3 ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होती एल्यूमिनियम की, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बन गई है तो उसका फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ऑक्साइड लेयर बनने की वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके गुड, चलिए ये जो ऑक्साइड है, क्योंकि क्योंकि ध्यान से सुनना, जितने भी ऑक्साइड हैं, ये मैं बोरोन की ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। बोरोन का ऑक्साइड के बारे में कोई बोलेगा तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसका मतलब ये एसिडिक है ना। तो बोरोन का ऑक्साइड क्या है, फिर ये एसिडिक है ना बेटा। बोरोन नॉन मेटल में आता है, मेटलोइड्स में नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में मैंने बोला ना, एल्यूमिनियम के बारे में कोई बोल देता है क्लियरली मेटल है, उसमें थोड़ा बहुत नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होता है। तो बोरोन के बारे में बोला जाता है, बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल हैविंग मेटालिक कैरेक्टर। वो मेटलोइड्स वाला कैरेक्टर, मेटालिक नहीं, मेटलोइड्स वाला कैरेक्टर, राइट। तो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इस बेसिस पे डिफाइन कर पाएंगे कि ज्यादा रिएक्शन वो कैसे दिखा रहा है, मेटल या नॉन मेटल। तो बोरोन की ज्यादातर रिएक्शन नॉन मेटल वाली होती है, नॉन मेटल जैसे बिहेव करता है वो, इसलिए उसको मैंने नॉन मेटल बोला। बट डजंट मीन कि ये नॉन मेटल, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की भी, मेटल जैसे भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, मेटलोइड्स नहीं बोलेगी। बोरोन जो है, बोरोन इज ए टिपिकल नॉन मेटल हैविंग स्लाइट मेटालिक कैरेक्टर, ऐसा ऐसा बोल सकते। ठीक है, आई थिंक जो मैंने बोला वो आपको समझ आया। हाँ, तो देखो अब ऑक्साइड जो बन गए, बोरोन का ऑक्साइड बन गया, उसके बाद बोरोन के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, गैलियम का बन गया, इंडियम, हीलियम। बोरोन का ऑक्साइड है एसिडिक क्योंकि नॉन मेटल है, इतना तो क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, पता है ना, ये तो पता चुका हूं मैं। और ये दोनों होते हैं हमारे बेसिक। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एयर के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ अब कि जब एसिड या बेस के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होता है। बनता है बेटा, अगर थीलियम का क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो पहली बात तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब दिखाया जाता है जब एलिमेंट जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सामने, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है ना। तो वो फ्लोरीन हेलोजन के केस में आता है, हेलाइड्स जो होते हैं ना, जो थेलियम है, थेलियम के हेलाइड जो होते हैं ना, उसमें जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 आता है हेलाइड्स में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि देखो, मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि अ, नीचे जो एलिमेंट होते हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोअर वाला एलिमेंट होता है, हायर वाला एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है वो भी, बट स्टेबिलिटी पूछेगा तो
अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि मैं एक ही तरह के ऑक्साइड को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही तरह का लिखना पड़ेगा। नो डाउट थीलियम का +1 वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा अगर +3 से कंपेयर करने के लिए पूछेगा तो। बट मैं तो ग्रुप के एक ही कंपाउंड को कंपेयर करूंगा ना, किसी का वो अच्छा कंपैरिजन भी नहीं है, राइट। ठीक है, एसिड और बेस के साथ क्या रिएक्शन है, एसिड या एल्कली के साथ क्या रिएक्शन है। बोरोन जो होता है ना, बोरोन, क्योंकि मैंने आपको बोला कि क्रिस्टलाइन तो रिएक्ट नहीं करता। अमोर्फस की बात करें ना, तो अमोर्फस भी बेटा, अगर आप बोरोन बोरोन की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड या एल्कली के साथ, एसिड के साथ या एल्कली के साथ ना, तो वो रिएक्शन नहीं करता। बोरोन रिएक्शन नहीं करता, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करता। हाँ, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर देता है, अपना एम्फोटेरिक कैरेक्टर बताता है, ये इसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर बताता है ये, जब ये दोनों के साथ रिएक्शन दिखाता है। तो जैसे एसिड में HCl हो गया, HCl के साथ रिएक्शन करके इसने AlCl3 बना दिया, AlCl3 के साथ H2 गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है। इसने NH के साथ भी रिएक्शन किया, और NH के साथ रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हैं, सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनाने में पढ़ाया था मैंने ये। यार ये तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब एम्फोटेरिक है। हाँ, बोल सकते हैं। अब जब एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो पहले क्या बनता है, AlOH का होल थ्राइस। अब ये AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि इसमें OH है इसलिए लग रहा है देखने में कि बेस तो है, बट एल्यूमिनियम के पास क्योंकि 6 है तो कौन पर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए वो एसिड भी है। तो ये एल्यूमिनियम वाला एक कंपाउंड देखो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड है, इसलिए बेस तो है क्योंकि OH है उसके पास, बट क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लुईस एसिड भी है। समझ में आ रही है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ बताया ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक है, तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड साथ में आते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में सिर्फ वाटर का डिफरेंस है। तो अगर बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक होगा। और बोरॉन का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, H3BO3। हाँ, वही तो होता है BOH का होल थ्राइस। तो इनके हाइड्रोक्साइड का भी प्रॉपर्टी वैसा ही होगा, नेचर ऐसा होगा जैसे इनके ऑक्साइड का है। ठीक है। हाँ, बोरॉन अपने ग्रुप में थोड़ा अलग बिहेवियर रखता है। पहली बात तो ये क्योंकि नॉन मेटल है। दूसरा ये कि बोरॉन जो है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अपना अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बोरॉन अपने ग्रुप में सबसे डिफरेंट है। बेटा जब एल्यूमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जब एल्यूमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले क्या बनता है, AlOH, जो मैंने बताया था सोडियम मेटाइल्यूमिनेट, राइट। या फिर मैंने ये बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2 NaAlOH का होल थ्राइस, ऐसा बताया था मैंने। OH का होल 4, ऐसा बताया था कि नहीं, मुझे इतना बताइए। बता चुका हूँ, राइट। हाँ, हाँ। फिर ये कन्वर्ट होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में, ये भी ठीक है। फिर बेटा जब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में आप CO2 गैस पास करते हैं, तब आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट PPT मिलता है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बनाना। डायरेक्टली नहीं बनता, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतनी सब स्टेप बीच में आती है, ठीक है। चलिए, रही बात बोरोन की, बोरोन के बारे में बातें करते हैं। किस फॉर्म में आपको मिलता है बोरोन, मिलता है बेटा बोरेक्स के फॉर्म में। सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, इसका Na2B4O7.10H2O। बोरिक एसिड एक अच्छा कंपाउंड है, इसके बारे में दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बोरिक एसिड को ऐसे भी लिखा जाता है BOH का होल थ्राइस। एक और इसका फॉर्म है नेचर में, किस फॉर्म में वो मिलता है, कैरनाइट। बट ये जो कैरनाइट है इसके बारे में आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ, कोलिमेनाइट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलिमेनाइट से ही हम बोरेक्स को प्रिपेयर करने की टेक्निक सीखेंगे। तो ये होता है Ca2B6O11.5H2 और ये होता है Na2B4O7.4H2। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बोरेक्स और कैरनाइट के फॉर्मूले में, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस। तो ये सब इन सब के फॉर्म में मिलता है बोरॉन, और इन सब से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए कैसे एक्सट्रैक्शन होगा। एक्सट्रैक्शन होता है एक मिक्सचर से बेटा, जो मिक्सचर होता है मैग्नीशियम फ्लोराइड का प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड का, किसके साथ? बोरिक एनहाइड्राइड के साथ। ये इसी को बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3 को। तो होता क्या है, कैथोड और एनोड की बात चलेगी। हाँ, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे आपको पता है, सिंपल सी बात है, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? मेटल का होता है। तो मेटल कौन है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो इस फॉर्म में आता है। ये रिडक्शन ही तो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन ही तो होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, पता है हमें। तो जैसे ही मैग्नीशियम निकलता है, मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो अवेलेबल B2O3 के साथ रिएक्शन करके बोरॉन बना लेता है, जो हमें प्रिपेयर करना था, एक्सट्रैक्ट करना था। ये जो टेक्निक बताया हूं मैं, ये कौन सा बोरॉन है? अमोर्फस बोरॉन बनाने की। ये अमोर्फस बोरॉन बनाने का तरीका है कि पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस किया और उसमें फिर हमने क्या किया, B2O3 मिला दिया, तो बोरॉन बन जाता है और मैग्नीशियम वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है। B2O3 से बोरॉन को रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अमोर्फस बोरॉन बनाने का तरीका ये। कोई आपसे पूछे क्रिस्टलाइन बोरॉन कैसे बनाएंगे, तो बेटा क्रिस्टलाइन बोरॉन, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी तो कम है, उसको कैसे बनाते हैं? उसका भी यही है, B2O3 के साथ ही बनाते हैं। उसके साथ आपको कोई अच्छा ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये सब लेना पड़ता है। ये सब क्या करते हैं? B2O3 से बोरॉन बना देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्यूमिनियम होता तो Al2O3, सोडियम होता तो Na2O, पोटेशियम होता तो K2O बनता। जो भी है, बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो बोरोन किस फॉर्म में मिलता है नेचर में बेटा? B12 फॉर्म में मिलता है। इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल बेटा K2O बोल रहा हूं मैं, KO2 ऑक्साइड नहीं है, KO2 सुपर ऑक्साइड है, मैंने बोला ऑक्साइड बनाता है। बोरोन B12 फॉर्म में मिलता है और B12 जो है उसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और सॉलिड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए पता चलता है कि बोरोन एक बहुत ही बेड कंडक्टर ऑफ क्या है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बोरोन की बात की जाए तो बोरोन टोटल 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो 5 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है इसकी, उसमें से जो 4 है वो तो क्रिस्टलाइन होती है और एक होती है उसकी अमोर्फस। और अमोर्फस से ज्यादा मतलब है हमें, क्योंकि वही ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, राइट। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है बेटा, वो ब्लैक कलर, लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी की तो लिख चुका हूं बात, वो सब नहीं लिखने वाला अभी मैं, राइट। केमिकली इनर्ट ऐसा बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। बट अगर आप इसकी बात करेंगे अमोर्फस फॉर्म की, तो अमोर्फस फॉर्म क्या होता है? थोड़ा रिएक्टिव है, ब्राउन कलर का होता है। ये डिफरेंस है थोड़ा कलर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और केमिकली एक्टिव है ये, समझ आ रहा है? अब दूसरी बात, क्योंकि बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म का रिएक्टिविटी कम है नॉर्मल टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कम है, हाई टेम्परेचर पे उसकी रिएक्शन कराई जा सकती है। बट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन तभी कराएंगे
जब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा हो, समझ रहे? जैसे बोरोन का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SOA स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2SO4 प्लस HNO3 का मिक्सचर जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बोरोन की टोटल 5 फॉर्म है, उसमें से 4 क्रिस्टलाइन है, एक अमोर्फस है। क्रिस्टलाइन का रिएक्टिविटी कम है नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट हाई टेम्परेचर पे उसकी रिएक्शन कराई जा सकती है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और रही बात अमोर्फस बोरोन की, तो वो तो ब्राउन कलर का होता है, वो तो रिएक्टिव है ही। तो उसी की रिएक्शन की बात करेंगे हम, जो भी पढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट ब्राउन ब्राउन वाला ये अमोर्फस बोरोन ही है रिएक्शन के लिए। रही बात आइकोसाहेड्रल, तो आइकोसाहेड्रल कैसा दिखता है आप मॉड्यूल देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है, इसके नीचे एग्जैक्टली ऐसा पेंटागन बना हुआ है, इमेजिन करना है। हर एक कॉर्नर उससे कनेक्टेड है, वैसा का वैसा ही। ऊपर एक बोरोन है, नीचे एक बोरोन है, हर एक पेंटागन का मतलब बोरोन है। तो ये बोरोन इससे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे भी ऐसे कनेक्टेड है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आइकोसाहेड्रल है। इसमें टोटल 12 बोरोन है, तो B12 स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, आइकोसाहेड्रल को B12 स्ट्रक्चर। दो तो पेंटागन हो गए, और दोनों पेंटागन के एक ऊपर एक नीचे। एग्जैक्टली बेटा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन मैंने लिखी है दैट इज ऑफ क्रिस्टलाइन बोरोन। अमोर्फस बोरोन नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ओके गुड। देखिए बेटा, जब मैं बोल रहा हूँ कि बोरोन जब आप बना रहे हैं, तो आप बोरोन के ऑक्साइड से आप उसे बना रहे हैं, राइट। बोरोन के ऑक्साइड के सामने आप एक ऐसा एलिमेंट लेके, एक ऐसा मेटल लेके आ रहे हैं जो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो कौन आएगा माइंड में? सर लिथियम की बात आती है। बट बेटा आपको याद है कि जो रेड्यूसिंग एजेंट का वो जो ऑर्डर है, वो लिथियम सबसे ऊपर जो लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है एक्वा सोल्यूशन में। अभी थोड़े दिन पहले हमने एस ब्लॉक पढ़ा था, मैंने बताया था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैंने बोला था एक्वस मीडियम में लिथियम आगे रहता है, राइट। आप समझ रहे बात को? तो वहां पे मीडियम डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि कौन से मीडियम की आप बात कर रहे हैं। एक्वस मीडियम में क्योंकि लिथियम छोटा साइज है, उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है, और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ गया इसलिए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्टेटमेंट था वहां पर। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बोरोन की ही। देखो सबसे पहले बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में सुनिएगा ध्यान से। बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके B2O3 बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके BN बनाता है, सब पता है आपको। B2O3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। और जो बोरोन नाइट्राइड ये बना है, इसको बोरोन नाइट्राइड बोलते हैं। नाइट्राइड होता है -3 वाला। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? बोरोन पे +3, नाइट्रोजन पे -3 है, तो वाटर क्या देता है? H+ और OH- ना। तो बोरोन को तो 3 OH मिल जाएंगे, तो बोरिक एसिड बन जाएगा, और साथ में अमोनिया गैस इवॉल्व होगा। ये अच्छा रिएक्शन याद रखेंगे। बोरोन की रिएक्शन रही एसिड बेस के साथ, तो पहली बात तो NaOH के साथ रिएक्शन करने पे जैसे एल्यूमिनियम बनाता था, बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता था, ये सोडियम बोरो ऑक्साइड बनाएगा। मैं सॉरी, मैंने थोड़ा फ्लो में कुछ गलत बोल दिया होगा शायद। हाँ, एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। यहाँ पे बनेगा सोडियम मेटा बोरेट। एग्जैक्टली एल्यूमिनियम जैसा रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है आप सबको। बेटा ये एक्वस है, एक्वस मीडियम है यहाँ पे।
अगर बोरोन का NaOH के यहाँ पे फ्यूज्ड लिया, फ्यूज मतलब NaOH को मेल्ट करके लिया, तो Na3BO3 बनता है। ठीक है, और साथ में H2 गैस इवॉल्व होता है, ऊपर भी H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, ये पता है। ये तो बेस के साथ रिएक्शन हो गई सर। एसिड के साथ, बोरोन का एसिड के साथ रिएक्शन करने पे H3BO3 बोरिक एसिड बनता है, और क्योंकि H2SO4 है तो वहां से SO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। अगर HNO3 होता तो NO2 गैस इवॉल्व हो जाता, साथ में बोरिक एसिड तो बनता ही बनता। एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हमने पढ़ ली। मेटल्स के साथ मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ इसकी रिएक्शंस होती है। जो बोरॉन है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके बोराइड बनाता है, मैग्नीशियम बोराइड, बोराइड बोलते हैं उसे। और कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बोराइड बनाता है। और इनका हाइड्रोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है, कि जब इस बोराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर देंगे, तो मैग्नीशियम +2 बोरॉन -3, तो बोरॉन तो क्या लेगा, वाटर से H+ लेगा, तो मैग्नीशियम तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा अपना, और बोरॉन क्या बनाएगा, BH3। BH3 कोई कंपाउंड नहीं होता, B2H6 होता है, तो B2H6 बनाते हैं, और इसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो कोई भी बोराइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, डाइबोरेन बनेगा, B2H6 बनेगा। और डाइबोरेन के बारे में तो आप 50 बातें ऑलरेडी जानते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ाया था मैंने, राइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बोरॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा हमने। एयर के साथ रिएक्शन होती है, मेटल्स में मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ बोराइड बनाता है, बोराइड का हाइड्रोलाइसिस करे तो डाइबोरेन बनता है। एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। बात करते हैं बोरॉन के कंपाउंड्स की। बोरॉन के कंपाउंड में सबसे पहले बोरॉन का ऑक्साइड आता है, जिसे बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। कैसे बनता है, जब H3BO3 को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो क्या बनता है, HbO2 बच जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन मेटाबोरेट। फिर उसको थोड़ा और हीट करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो बनता है H2B4O7। इसको बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं इसको। फिर उसको और स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तब जाके बनता है B2O3, जो हमें चाहिए। तो सब याद रखेंगे विद प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर याद रखेंगे। बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक है, ये मैं बता चुका हूँ। एसिडिक कैसे है सर, B2O3 को जब हमने Na2O के साथ मिलाया तो हमने देखा यार, ये तो एक सॉल्ट बनाता है Na3BO3, सोडियम ऑर्थोबोरेट जिसको बोलते हैं। इसको ऑर्थोबोरेट क्यों, हाँ ये 160 बेटा, ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। Na3BO3 को सोडियम ऑर्थोबोरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जैसा ही दिखने वाला H3BO3 को हम ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, इसलिए इसको सोडियम ऑर्थोबोरेट बोल रहे हैं। यही रही बात B2O3 की, तो B2O3 जो है बेटा वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। जो भी है वाटर के साथ, अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो पहले तो HbO2 बनता है, फिर थोड़ा और वाटर के साथ रिएक्शन करके वो सीधा बना लेता है हाइड्रोक्साइड, ऐसा लगता है, बोरिक एसिड बना लेता है। तो बोरोन जो है, B2O3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन उसकी स्लो होती है, बट जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बोरिक एसिड। B2O3 के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है उसके, ट्रांजिशन मेटल मतलब ट्रांजिशन मेटल कैटायन बोल रहा हूँ मैं। ट्रांजिशन मेटल कैटायन जो होते हैं उनके जो भी सॉल्ट होते हैं, उस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाती है, या फिर ट्रांजिशन मेटल से एक कंपाउंड बनाती है, जो कंपाउंड का एक स्पेसिफिक कलर होता है हर एक कंपाउंड का। जैसे क्रोमियम के साथ किया, कॉपर के साथ किया, कोबाल्ट के साथ किया, निकल के साथ किया, सबके साथ जो कंपाउंड बनेगा उसका कलर डिफरेंट होगा। बेटा Na3BO3 के बारे में कुछ खास नहीं है बताने का, ये पता ही है तेरे को कि
ये एसिड है और ये बेस है, तो ये सॉल्ट बन गया, खत्म। और क्या, उसको बोलते हैं Na3BO3 को बोलते हैं सोडियम ऑर्थोबोरेट। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है, ऑर्थो क्यों बोला है वो इसीलिए मैंने क्लियर किया कि क्योंकि इसके जैसे दिखने वाले को ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, तो उसको ऑर्थोबोरेट बोल दिया। किसकी बात कर रहे हो बेटा, कौन है बेसिक? बेटा सोल्ट है वो तो। अब वो सोल्ट किससे बना है? एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो बेसिक सोल्ट होगा वो। ये कोई पूछने की बात है? ये तो आप लोग देखेंगे, राइट। चलिए, फिर मैंने क्या बोला था, हमें यहाँ पे था कि जो B2O3 है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ, या ट्रांजिशन मेटल जैसे क्रोमियम+3 के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है ग्रीन कलर का। कॉपर+ के साथ, कॉपर+2 के साथ कंपाउंड बनाता है ब्लू कलर का। तो एक कलर देख के आइडिया लगता है हमें, कि कलर देख के आइडिया लगता है कि कौन सा केटायन प्रेजेंट है। इस रिएक्शन के बारे में फिर से आऊंगा मैं थोड़ा देर बाद। ठीक है, तो ये B2O3 हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसका दूसरा फेमस कंपाउंड बोरिक एसिड पे जाने वाला। आराम से आराम से। और तो बोरिक एसिड वीक एसिड है। सबसे पहले तो वीक एसिड होता है, बनता कैसे? अभी एक रिएक्शन तो देखी हमने पिछली स्लाइड में ही, है ना। देखो प्रिपरेशन देखो, बोरेक्स से बनाते हैं। बोरेक्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बनता है और बोरिक एसिड बनता है। पहला तो ये। दूसरा मैंने बोला था ना कि कोल्यूमिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें, इसी के लिए बोला था। Ca2B6O11, जब इसमें SO2 गैस पास करते हैं, है ना, एक्सेस अमाउंट में, ऐसे सोचिए आप। ठीक है, तो SO2 गैस एक्सेस अमाउंट में पास करने के बाद जो भी पूरा कंटेनर है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं, कूल करते हैं उसको। तो टेम्परेचर को जब कम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रिस्टल मिलते हैं H3BO3 के। H3BO3 के क्रिस्टल मिलते हैं, और साथ में क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। इसको लिखिए हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट में। ये दो रिएक्शन हो गई, दोनों याद रखेंगे। रही बात प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज के बारे में इतना जान लीजिए कि वीक एसिड है, और एसिड भी कैसा है बेटा, जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो वाटर से क्या करता है? OH-, जो वाटर का जो OH- है वो इसको क्या देता है? लोन पेयर देता है। तो इस तरीके से रिएक्शन देख के साफ लग रहा है कि H+ रिलीज हो रहा है, तो ये एसिड है, राइट। ये प्रोटिक एसिड नहीं है, लुईस एसिड है, क्योंकि इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया। ये सब बातें मैं केमिकल बॉडी में पढ़ा चुका हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बोलने वाला हूँ बहुत अच्छे से, उसको सुनिएगा। यार ये वीक एसिड है, तो जब भी हम इस वीक एसिड का टाइट्रेशन पढ़ रहे होते हैं, हम NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं वीक एसिड में, और हम टाइट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो टाइट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता, या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं हमें मिलता। क्योंकि टाइट्रेशन अच्छे से तभी होगा जब एक शार्प एंड पॉइंट आए, तभी होगा जब एक एंड पॉइंट क्या होता है, शार्प आए। आपको पता है ना, मैं बता चुका हूँ, ये तो पढ़ चुके हैं हम आयनिक में। एंड पॉइंट शार्प आना चाहिए एकदम, वो नहीं आता, तो क्या करें? तो इस रिएक्शन को
ये रिएक्शन का शार्प एंड पॉइंट तभी आएगा जब जब बोरिक एसिड जो है वो उसका वीक एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। हम चाहें कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए, उसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज हो, तो मजा आए, फिर रिएक्शन का शार्प एंड पॉइंट भी आएगा और टाइट्रेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए या इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ऐड करते हैं सिस 1,2 डाइओल। मतलब एक ऐसा कंपाउंड ऐड करते हैं जिसमें कार्बन पे दोनों साइड OH लगे हुए, बाकी ये पार्ट होना चाहिए, इतना पार्ट होना चाहिए, पूरा कंपाउंड कोई भी हो। तो ये जो सिस्टम है सिस 1,2 डाइओल, ये जनरली कहाँ मिलता है, इन कंपाउंड में मिलता है। मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ग्लिसरॉल, मैनिटोल्स शुगर का पार्ट है, यही छोड़ो यार। आपको तो ये भी पता है ना इसको, कैटेकोल, कैटेकोल जो है बता चुका हूँ ना, बेंजीन पे 2 H लगे हुए, वो भी ये तीनों ऐड करेंगे। ये छोड़िए आप, मैं तो बोल रहा हूँ सैलिसाइलिक एसिड भी, सैलिसाइलिक एसिड में 2 OH नहीं है, बट फिर भी सैलिसाइलिक एसिड 612 डायोल में नहीं आता, बट फिर भी ये कंपाउंड जो है ये बोरिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, और एसिडिक कैरेक्टर जब बढ़ गया तो टाइट्रेशन बेचेस होता है, शार्प एंड पॉइंट आता है। और उस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, HPHS इंडिकेटर यूज करते हैं, क्योंकि फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सीन बन जाएगा थोड़ा, वहां पे HPH यूज करते हैं, HPH ही सुटेबल है। ठीक है, यहाँ तक सीन समझ आया सबको। ठीक, तो यार इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखो, थोड़ा रिएक्शन के फॉर्म में देखो। पहले क्या हो रहा था, टाइट्रेशन के लिए बोरिक एसिड मैंने मिला रहा था, तो सॉल्ट बन रहा होगा, सही बात है। तो आपने क्या किया, हमने सिस 1,2 डायल मिलाया ताकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़े। तो कैसे बढ़ गया एसिडिक कैरेक्टर वो बताइए। तो बढ़ेगा, देखो NaBOH का होल 4 है, इसको ऐसे लिख B, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इस पूरे पे नेगेटिव, और सोडियम प्लस ऐसे लिख। तो जब इसमें तुम सिस 1,2 डायल मिलाओगे तो पता है क्या करता है, सॉरी ये सिस 1,2 डायल सही से नहीं बनाया मैंने। जब आप उसमें सिस 1,2 डायल मिलाओगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, बोरोन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा क्या कि ये यहां से H और यहां से OH निकल के वाटर एलिमिनेट होगा हर एक से। तो बोरोन के पास सिर्फ ऑक्सीजन बच गया और वहां पे एक कार्बन आ गया, इधर ये आ गया और इधर भी ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। और बोरोन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, और रिएक्शन में इधर H प्लस आएगा। तो H प्लस देख के लग रहा है कि यार बहुत सारा H प्लस मिल रहा है, मतलब अच्छा एसिड हो गया। अब जो पहले वीक था वो एक अच्छे एसिड में कन्वर्ट हो गया बाय द एडिशन ऑफ सिस 1,2 डायोल। ठीक है, मैं क्लियर हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ रही बात है। रही बात H3BO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको पता है 2D स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, बता चुका हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑलरेडी, है ना, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बोरिक एसिड में जो एनायन है BO3-3, इसको बोलते हैं बोरेट आयन। बोरेट आयन, मान लीजिए कोई आपको सोल्ट दे दे और बोले कि यार इसमें बोरेट आयन है कि नहीं है बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सा काम करेंगे कि उस बोरेट आयन में ना आप इथेनॉल मिला दीजिए। इथेनॉल मिलाने पे कंपाउंड बनता है इथाइल बोरेट। वो इथाइल बोरेट जो है वो ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीन फ्लेम मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आपसे पूछ ले कि बोरेट आयन है कि नहीं है, तो उसमें सीधा इथेनॉल मिला दो, अगर ग्रीन फ्लेम मिल गया इसका मतलब बोरेट था। ठीक है, बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, ओके।
जो भी यूज है इसके मॉड्यूल से पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको काम की चीजें बता रहा हूँ। बोरेक्स जो होता है कैसा दिखता है, Na2B4O7.10H2 ऐसे लिखते हैं उसको जनरली। एक लिखने का तरीका ये भी होता है उसको, Na2B4O5 तो इसका होल 4.8H2। दूसरा वाला तरीका लिख के कंफ्यूज करता है वो, दोनों पता होना चाहिए। कैसे प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर, इसकी प्रिपरेशन क्या है? सिंपल सी बात, पहला कोलेमेनाइट कोलेमेनाइट की बात कर रहा था। जब इसके अंदर Na2CO3 मिलाते हैं तो बोरेक्स बनता है, ठीक है। और साथ में एक कंपाउंड मिलता है NaBO2। इस NaBO2 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं बोरेक्स में CO2 डाल के, साथ में Na2CO3 बनता है, ठीक है। सेकेंड, बोरिक एसिड से, बोरिक एसिड का रिएक्शन जब Na2CO3 के साथ होता है तो भी आपका बोरेक्स बनता है, Na2B4O7, तभी बोरेक्स बनता है। तो बोरेक्स बनाने के तरीके क्या हो गए यार? एक तरीके से जब मैंने बोरोन के आपको बताया था ना, बोरोन नेचर में कैसे कैसे मिलता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से बन रहा है। जैसे तीन लिखा था मैंने, कोलेमिनेट बोला था, बोरेक्स बोला था और बोरिक एसिड, ये तीन इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। तो देख लो, आप देख लो कि बोरेक्स को बनाने के लिए बाकी दो की जरूरत पड़ गई मुझे, कोलेमेनाइट की और बोरिक एसिड की। ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन के लिए आप लोगों को रेफर करना पड़ेगा मॉड्यूल को, मैं आपको याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। लीजिए बेटा देखिए, तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है, बोरोन है, यहाँ बोरोन है, यहाँ बोरोन है, ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्सीजन यहाँ पे है। इस वाले इन दोनों ऑक्सीजन में इनके पास OH है, इनके पास भी OH है, क्योंकि ये वाला बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3s पे नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, ये sp3s पे नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। दो दो बोरोन sp2 है, दो sp3 है, इस पे दो नेगेटिव चार्ज तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए दो सोडियम मैंने लिख दिए साइड में, ठीक है। और बाहर 8 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। तो बेटा ये बोरेक्स का जो दूसरा वाला मैंने बताया था ना, ये अब स्ट्रक्चर से समझो, स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा कि दो सोडियम, चार बोरोन, चारों के बीच में 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन, 4 OH हर एक बोरोन के पास, और 8 वाटर मॉलिक्यूल अलग से। तो ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब कोई आपसे पूछ ले कि बोरोन ऑक्सीजन बोरोन के कितने बॉन्ड है इसमें, आप बोलोगे 5 बॉन्ड है सर। कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर 2 बोरोन, तो sp2 है, 2 बोरोन sp3 है, sp2 मतलब ट्राइंगुलर और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। हाँ, जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे बोरेक्स में, उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल तो बोरोन के साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो बोरोन पे नेगेटिव है। ये sp3 वाले बोरोन नेगेटिव चार्ज क्यों आया? वाटर ने लोन पेयर दिया होगा इनको, तभी तो 10 वाटर मॉलिक्यूल में से बोला जाता है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल तो बोरोन से जुड़े हुए हैं, और बाकी बचे हुए 8 वाटर मॉलिक्यूल जो है, 8 वाटर मॉलिक्यूल है, वो सोडियम से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जो 10 वाटर मॉलिक्यूल थे उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल तो बोरोन से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, और बाकी जो रिमेनिंग 8 वाटर मॉलिक्यूल है वो सोडियम से कनेक्टेड है, उससे अटैच है, ठीक है। बोरिक्स की बात रही तो बेटा ये व्हाइट पाउडर होता है जिसका लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर
और मोर soluble in hot water, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility बढ़ेगी, है ना। हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आप समझते रहिए। अमोर्फस है बेटा, ठीक है। बोरेक्स के बारे में और कुछ बातें, इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। बोरेक्स एक व्हाइट कलर का पाउडर है और लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये पता चल गया बेटा। इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता ना, कोई कंपाउंड किसी में सॉल्युबल नहीं है मतलब सिंपल वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। हाई टेम्परेचर पे क्यों? क्योंकि एनर्जी मिल रही है उससे, तो रिएक्शन हो रही है, राइट। तो ये सब क्वेश्चन लॉजिकल नहीं होते, इन्फॉर्मेटिव है ना। जो बोरेक्स होता है Na2B4O7, जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो SiBO3 बोरिक एसिड और NaOH बनता है। तो यार एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, मतलब ये सॉल्ट था। और सॉल्ट भी कैसा था? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था तो ये बेसिक सॉल्ट था। तो मैं बोल सकता हूँ कि बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होता है। अब रही बात बोरेक्स की, तो एक बात ध्यान से सुना, Na2B4O7 जो उसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है, जब आप इसे हीट करते हैं तो पहले तो क्या होता है, सभी 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे तो वो स्टीम के फॉर्म में निकलेंगे, इवोपरेट होकर निकलेंगे। जो इवोपरेट होकर निकलते हैं, जैसे होता है ना, एक ब्रेड हो गया, ब्रेड से अगर वो गैस निकलता है तो उसमें होल्स बन जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। इस क्रिस्टल से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं स्टीम के फॉर्म में, तो स्वेल हो जाता है ये क्रिस्टल जो है। और फिर बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो फिर हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं 740 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तब बनता है सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, इसका मिक्सचर। और ये बहुत ही फेमस मिक्सचर है, इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। कोई पूछे बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन क्या है, आप बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3। और ये बोरेक्स बीड एक्चुअली में बहुत यूजफुल है, मैं बताऊंगा कहाँ पे, बताऊंगा उसके बारे में। चलो पहले पढ़ ही लेते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट ही पढ़ लेते हैं फिर। एक्चुअली में जो बोरेक्स बीड है ये बनता कैसे, तो क्लियर हो गया। इसमें ये जो है ना B2O3, मैं B2O3 जो मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि B2O3 का क्या बेटा, ये 740 डिग्री सेंटीग्रेड है, 140 नहीं है। B2O3 का मैंने बोरॉन का पहला कंपाउंड है B2O3 बताया था। मैंने बोला था कि ट्रांजिशन मेटल के साथ ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है। कौन कौन से? 24 से लेकर 29 के सभी एलिमेंट एक्सेप्ट आयरन। तो क्रोमियम आ गया, क्रोमियम +3 वाला, बाकी सब +2 वाले। क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, ये सभी जो है B2O3 के साथ रिएक्शन करके कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, क्रोमियम का ग्रीन होता है, ग्रीन कलर्ड। Mn का पिंक। देखो एक और बात याद रखना यहाँ से, क्रोमियम +3 के सारे कंपाउंड ग्रीन ही होते हैं। लिख लो, काम में आएगा जब कलर याद रखोगे, तो बहुत कुछ चीजें जो याद रखनी है अभी 11 12 मिला के। तो क्रोमियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब ग्रीन होते हैं। कोबाल्ट डार्क ब्लू कलर का होता है। निकल +2 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। Cu+2 पेल पेल ब्लू कलर का होता है। ये कब बनता है? ये केटाइन के कलर की बात नहीं कर रहा, ये केटाइन जब बोरेक्स बीड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड के कलर की बात की जा रही है। जैसे एक रिएक्शन लिख देता हूं कि कॉपर +2 के साथ रिएक्शन किया B2O3 ना। कॉपर +2 कहां से आया होगा? कोई कंपाउंड में होगा, मान लो CuO में है, तो जब B2O3 के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो बन गया ये वाला कंपाउंड जो कि ब्लू कलर का। खत्म, ऐसे याद रखें, ठीक है। तो बोरेक्स बीड का फॉर्मेशन कैसा हुआ यार, याद रख पाओगे तुम? आगे चलूं मैं, आगे चल सकता हूँ? कुछ तो बोलना पड़ेगा।
कहाँ बोल रहा है बेटा? 2H के बारे में कहाँ की बात कर रहा है? 24 से लेकर 29 तक जो एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर आयरन के अलावा सभी बोरेक्स भी टेस्ट देते हैं, ये लिखा था मैंने। ठीक है, अब सुनो। ऑक्सीडेशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जो आपका बोरेक्स है उसको हीट करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है, और जब सोडियम मेटाबोरेट बनता है तो इसका H2O2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड बहुत फेमस है, उसको याद रखेंगे आप। ये बोरोन है, इसके पास OH आ गया, इसके पास OH आ गया, इधर भी OH, इधर भी OH, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज दोनों बोरोन पे। सोडियम तो 2 लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं परोक्सी, ऑक्सी लिंकेज है इसमें, तो सोडियम परोक्सोबोरेट बोलते हैं इसको, ठीक है। हाईली अनस्टेबल है, परोक्सी लिंकेज की वजह से हाईली अनस्टेबल है ये। तो जो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अगर तो समझ में आ रहा है, अगर इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दोगे एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन बैकवर्ड चलने लग जाती है, और बैकवर्ड जाएगी तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन में तो H2O2 बन रहा है, तो H2O2 वापस भी बनने लग जाता है। फॉरवर्ड में सोडियम परऑक्सोबोरेट बनेगा, ठीक है, जो कि एज अ ब्राइटनर यूज किया जाता है वॉशिंग पाउडर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोरेक्स की बात करें तो बोरेक्स का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो बफर बनाता है, बफर भी बनाता है। ध्यान से सुनना, जब बोरेक्स को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मैं लिख देता हूँ Na2B4O7 डॉट H2O, तो उससे क्या मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है, और बोरिक एसिड का ही सॉल्ट मिलता है। ये सॉल्ट ही तो है उसका, Na+, ये इसका सॉल्ट ही तो है। वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट, ये दोनों क्या बनेंगे, एसिडिक बफर बनाएंगे यार, और क्या बनाएंगे, एसिडिक बफर है ये। तो क्या बोरिक एसिड जो है उसका एक सॉल्यूशन एसिडिक बफर है? हाँ, इक्वल अमाउंट में होते हैं बेटा, दोनों इक्वल अमाउंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बोरेक्स का डिस्कशन हमारा खत्म हुआ। बोरिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा, बोरेक्स के बारे में पढ़ा, B2O3 के बारे में पढ़ा। अब एक लास्ट बोरोन का कंपाउंड है B2H6 डाइबोरेन, जिसके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे, बट ऑलरेडी कुछ बातें जो हम जानते हैं उसके बारे में। पहली बात तो डाइबोरेन इसको बोलते हैं B2H6, ये इसको आप बोलते हैं बोरोन का हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ बोरोन विद हाइड्रोजन जो होते हैं उनको बोरोन हाइड्राइड बोलते हैं, बोरोन हाइड्राइड, या फिर उन्हीं को बोलते हैं बोरेन्स। तो बोरोन हाइड्राइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो BnHn+4 होता है, या फिर BnHn+6 होता है। ये B2H6 उसमें से एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो B2H6 के बारे में बात कर लेते हैं, डाइबोरेन के बारे में ही। प्रिपरेशन कैसे है बेटा? प्रिपरेशन देखो, सिंपल सी बात है, BF3 से बना सकते हैं दो तरीके से, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, और एक
सोडियम हाइड्राइड लिया, दोनों ही क्या करते हैं, B2H6 बना देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड से बनाते हैं NaBH4 से। कैसे बनाते हैं, दो तरीके, I2 के साथ रिएक्शन कराया तो बन गया, और BF3 के साथ रिएक्शन कराया तो बन गया B2H6। और B2H6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या बातें, सब बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, वो सब मैं नहीं करने वाला हूँ अभी। हाँ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात जरूर करूंगा कि B2H6 जो होता है वो कलरलेस है बेटा, एक कलरलेस गैस है, हाईली रिएक्टिव है बेटा, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। जब B2H6 को आप कंबशन करवाते हैं ना, O2 के साथ रिएक्शन है, कंबशन, देखो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे C2H6 का रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, बोरोन की जगह कार्बन इमेजिन करो, तो क्या बनता था बेटा, CO2 प्लस H2O, एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा बोरोन का ऑक्साइड प्लस H2O। जैसे कार्बन का ऑक्साइड प्लस H2O बनता था, वैसे बोरोन का ऑक्साइड और H2 बन गया। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। मैं आपको बता दूं इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, आप देखो 2160 किलो जूल पर मोल, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा बोल सकते हैं कि यार O2 के साथ तो रिएक्शन करके ये एक्सप्लोड ही कर गया, इसका तो एक्सप्लोजन ही हो गया, ऐसा बोलना भी गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी को हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए रॉकेट फ्यूल फ्यूल में यूज करते हैं इसको, क्योंकि जब इसका कंबशन होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जो बोल रहा हूँ आ रहा है समझ में। B2H6 की बात करें तो इसके हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो बेटा, हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो बोरिक एसिड बना, क्या हुआ होगा कि बोरोन के पास 3 OH आ गए होंगे, तो जैसा वाटर के साथ हुआ वैसा ही एल्कोहल के साथ भी हो जाएगा, कि वाटर से OH आया तो यहाँ से OR आएगा, तो बोरोन OR का होल क्यूब हो जाएगा। हाँ? सही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत जल्दी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, हाईली रिएक्टिव है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वाटर के साथ रिएक्शन होकर बोरिक एसिड बनता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें डाइबोरेन अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक भी करता है। अब वो स्ट्रक्चर का जो ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके से होता है बेटा, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट दे दिया होगा, अभी मैं एक पेज बचा हुआ है। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बोलते हैं उसे, सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलते हैं उसे। यहां से ब्रेक हुआ तो साफ पता चल रहा है एक तरफ एक बोरोन 2 हाइड्रोजन, एक तरफ एक बोरोन 4 हाइड्रोजन, यार सर ये तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है। अगर यहां से ब्रेक हुआ ऐसे, सर ये सिमेट्रिकल क्लीवेज है। सिमेट्रिकल में क्या हुआ सर, ऐसा लग रहा है कि B2H6 जो है वो 2 BH3 में ब्रेक हो गया। अनसिमेट्रिकल में क्या हुआ सर, अनसिमेट्रिकल में सर एक तरफ तो BH2 है और एक तरफ BH4 है, BH4 नेगेटिव होता है, BH2 पॉजिटिव, ऐसे ऐसे ब्रेक होता है अनसिमेट्रिकल में। और सिमेट्रिकल में कैसे ब्रेक होता है पता है सर, कब पता चलेगा कब सिमेट्रिकल कब अनसिमेट्रिकल ब्रेक होगा, तो वो भी सुनो, वो भी सुनो। जो अनसिमेट्रिकल है उसके बारे में बता रहा हूँ, स्मॉल अमाइंस जो होते हैं ना, स्मॉल अमाइंस, छोटे अमाइंस, बल्कि नहीं होने चाहिए, जैसे छोटे अमाइंस मतलब जैसे CH3 हो गया, CH3NH2 हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री भी चलेगा यार, 2 डिग्री भी चलेगा, उस केस में अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। मतलब कि अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया B2H6 का, तो अनसिमेट्रिकल तरीके से ब्रेक होगा, मतलब ऐसे ऐसे ब्रेक होगा। उसमें से मतलब किससे, हमें BH2 से मतलब है, क्यों, क्योंकि आपने लिया तो अमोनिया है ना सामने, तो अमोनिया को उससे मतलब है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, BH2 प्लस को। और BH2 प्लस को कितने लोन पेयर चाहिए बेटा, 2 लोन पेयर चाहिए ना, क्योंकि उसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है अभी, तो 2 लोन पेयर दोनों तरफ से एक अमोनिया उसको लोन पेयर देंगे, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलते हैं आयोनिक एडक्ट या
आयोनिक एडिशन प्रोडक्ट या आयोनिक एडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये होता तो भी वही बनता, 2 डिग्री एमिंस होता तो भी यही बनता। सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होता है? जब लार्ज अमाइनो, जैसे 3 डिग्री पाइरिडीन बड़ा सा स्ट्रक्चर है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में भी होता है, याद रखेंगे। इन चारों में सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। तो इसका भी कोई रिएक्शन बता दूं सर? चलो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला बता देते हैं, या सीधा 3 डिग्री अमाइन वाला बता देते हैं। तो क्या होगा, ये BH3 में कन्वर्ट होगा, और BH3 को 1 किलो एम्पेयर चाहिए, तो वो 1 किलो एम्पेयर ये दे देगा, हो गया खत्म। ऐसा बनेगा। जिसको कोवलेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको बोलते हैं कोवलेंट एडक्ट। समझ आ रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ। कामत, जो आपने बोला, मैंने बोला कि मैंने 2 बार, एक बार मैंने बोला था कि बोरेक्स का एक तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, एक बार मैंने बोला बफर बनाता है। बेटा डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एडिड। ठीक है। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे लिखा है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में फिर से बात करेंगे। ये रिएक्शन बड़ी मजेदार रिएक्शन है कि सर ये क्या हो गया। बेटा ये तब बनता है जब अमोनिया आप एक्सेस में लेते हैं और टेम्परेचर कम रखते हैं। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर बढ़ा दिया सब कुछ काम चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? चलिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं सभी पेजेस गायब कर रहा हूँ अभी, मुझे बाद में बोलना मत स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, चले आगे। जल्दी हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, जल्दी। B2H6 का सर अमोनिया के साथ रिएक्शन, अभी आपने बताया आयनिक एडक्ट बनता है, लो टेम्परेचर पे बनता है। यही तुमने रिएक्शन जो है अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे करवा दी तो बेटा बोरोन नाइट्राइड बन जाता है, BN बन जाता है। BN X लिखते हैं, X मतलब कितने भी हो सकते हैं, पॉलीमर बनता है एकदम। तो जो बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, ग्रेफाइट जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ना, वैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी होता है। या इसका दूसरा नाम है बोराजोन। बोराजोन। अगर आपने B2H6 और अमोनिया को 2:1 के रेशियो में लिया, 1:2 के रेशियो में लिया, तो उस केस में बनता है B3N3H6। ये क्या है? बोराजीन। या इसी को बोलते हैं बोराजोल, या इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक बेंजीन तो सर नॉन पोलर है, वहां पे तो सभी बॉन्ड नॉन पोलर है। बट इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्योंकि बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है तो वो तो पोलर होता है, और पोलर है इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसकी बेंजीन से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड का पोलैरिटी। अब बेंजीन में तो कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड है यार, हर एक बॉन्ड में पोलैरिटी है ही नहीं।
बट इनऑर्गेनिक बेंजीन में तो बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी ना, क्योंकि नाइट्रोजन बोरोन के बीच में स्ट्रक्चर होता है। अब मैं बना के नहीं बताऊंगा, ये मैं बना के नहीं बताऊंगा स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। ये मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, जाके देखेंगे आप। ठीक है, वहीं पे मैंने बता भी दिया था, ये पॉइंट भी मैंने लिखवाया था वहीं पे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी। तो थोड़ा मेहनत करिए और इसको पढ़िए जाके वहां से, केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद जो बोरोन का नेक्स्ट कंपाउंड है वो है बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड आप खुद से पढ़ेंगे, मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है बढ़िया से, उससे खुद से पढ़ेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 4 लाइनें लिखी हुई पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसा होता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, ये तो पता ही है। बाकी जो लिखा हुआ है 4 लाइनें पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोरोन की कहानी खत्म करते हैं यहीं पे, आगे चलते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम के बारे में सुनो, अच्छी बात है। मेटल है, सिल्वरी मेटल है बेटा, और मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर होते ही हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो बोल सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल है, मेलेबल मेटल है, मेलेबल एंड डक्टाइल। एयर के साथ, अरे सर आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का थिन लेयर बना लेता है, और ऑक्साइड के थिन लेयर बनने से फिर एल्यूमिनियम की फर्दर रिएक्शन हो नहीं पाती, रुक जाती है। तो क्या आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम का एयर के साथ कोई रिएक्शन है क्या, तो आप बोलेंगे ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं है सर, एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एल्यूमिनियम पे, क्योंकि एक बार लेयर बन गई और लेयर बनने के बाद फिर एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, समझ आ रही बात है। और ये भी पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। जैसे बोरोन नाइट्राइड बनाता है वैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, राइट। एल्यूमिनियम की बातें कर रहे हैं, एल्यूमिनियम हेलोजन के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बनाता है। बोरोन भी यही कर रहा था। एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करता है एल्कली के साथ, पता ही है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। अरे कितनी बार लिखेंगे ये रिएक्शन, इतनी बार लिखा कि अब तो याद ही हो गया हमें। H2 बनाने का तरीका है सर ये तो। एल्यूमिनियम क्योंकि M4 तरीके से बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड के साथ भी करता है। अरे सर ये भी रिएक्शन लिख चुके हैं, ये भी रिएक्शन लिख चुके हैं आज ही की क्लास में। H2 गैस बना देते हो आप, HCl लोगे तो भी H2 गैस बना दोगे। HNO3 लेंगे तो क्या, अरे HNO3 लेंगे नो रिएक्शन सर। क्यों, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। जैसे जैसे O2 ऑक्सीडाइज कर रहा था ना, वैसे HNO3 भी इसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्साइड लेयर बना देता है। और एक बार ऑक्साइड लेयर बन गई फिर तो आगे कुछ होता ही नहीं है। इसलिए एसिड में सिर्फ H2SO4 और HCl लेंगे, HNO3 नहीं लेंगे, क्योंकि HNO3 क्या करता है, एक पैसिव लेयर बना देता है। लेयर बन गई तो फिर रिएक्शन खत्म हो जाएगी, होगी नहीं। N2 के साथ रिएक्शन करने में पता ही क्या बनता है, जो नाइट्राइड बना था उस नाइट्राइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 में है और नाइट्रोजन -3 में है, तो कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम का OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है यार, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ। जी बताओ। चलिए, एल्यूमिनियम के कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड सबसे पहले Al2O3, जिसको एल्यूमिना भी बोला जाता है, इसी को एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है,
ये बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है Al2O3.2H2O बॉक्साइट। अब बॉक्साइट में भी दो होते हैं, रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट, वो सब की बात अभी नहीं करेंगे। ये नेचर में बॉक्साइट में मिलता है, बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, कोरंडम के फॉर्म में मिलता है, जेमस्टोन के फॉर्म में भी मिलता है। जेमस्टोन क्या होते हैं? जो भी वो मिनरल्स होते हैं ना, उन मिनरल्स को कट करके थोड़ा उनका पॉलिशिंग वॉलिशिंग करके जो बनता है उसको जेमस्टोन बोलते हैं। अब जेमस्टोन के भी बहुत सारे नाम हैं, ओरिएंटल टोपाज, सफायर, ओरिएंटल एमराल्ड, रूबी रेड। तो वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा। ठीक है। रही बात इसके प्रिपरेशन की Al2O3 की, तो सुनिए ध्यान से कि जब एल्यूमिनियम सल्फेट को हीट करते हैं तो Al2O3 बनता है और SO3 गैस इवॉल्व होता है। वो तो छोड़िए, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर देंगे ना तो भी Al2O3 बन जाता है और H2 गैस इवॉल्व होता है। आई थिंक मुझे शायद याद है, बैच 1 बैच 2 का क्लास कल है शायद, है ना, मॉर्निंग में। तो आज तो हम बोरन फैमिली पढ़ेंगे, और नहीं है क्या? फिर कब है? डे आफ्टर टुमारो, वेंसडे को है। ठीक है, तो फिर वेंसडे का वेट करेंगे, और क्या जो भी है वेंसडे को खत्म हो जाएगा सब, दोनों बैचेस में। ठीक है। H2 नहीं है बेटा, ये H2O है ना। आप एक मिनट थोड़ा सा प्लीज आप सोच लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तो थोड़ा सा उसको आप खुद से भी चेक कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है, तो Al2O3 जो है ये क्या है, कौन है ये? व्हाइट पाउडर है सर। वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है सर। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, बट किसी एसिड या बेस में मिला दो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस में तो सॉल्युबल होगा ही सर, ये तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है, एसिड में दो तो भी रिएक्शन कर लेगा, और बेस में दो तो भी रिएक्शन कर लेगा। अरे सर, एसिड में अगर आपने दिया इसको, जैसे HCl दिया तो AlCl3 बनाएगा, और बेस में दिया जैसे NaOH तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। ये तो सभी जानते हैं यार, कितनी बार लिखे इसको। हाँ, ये Al2O3 खुद दो फॉर्म में मिलता है। अल्फा Al2O3 जिसी को कोरंडम बोलते हैं, दूसरा है गामा, गामा Al2O3। ठीक है। और गामा और अल्फा जो है दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं यार, कि गामा Al2O3 को अगर आप हीट कर दो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो अल्फा मिल जाता है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, दो फॉर्म में मिलता है, दोनों पता है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। ये आपको पता चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। बेटा सिंपल सिंपल फॉर्म्स होते हैं ना, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया गया, बस अल्फा बीटा। ठीक है, है ना। तो आप किसी एक ही कंपाउंड के एलोट्रॉप्स मिलते हैं बहुत सारे, तो जो मर्जी नाम दे दो यार, साइंटिस्ट ने जो बोल दिया हम तो वही पढ़ लेंगे। और हम ये थोड़ी बोलेंगे कि सर यही क्यों बोला। हम्म? अल्फा और गामा बोल दिया उन्होंने, सिर्फ दो फॉर्म्स है। अल्फा बोलने के पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है।
गामा बोलने के पीछे भी कोई रीजन नहीं है, बोल दिया बस सिंपल। कोई हिडन मीनिंग नहीं है इसका कि यार अल्फा इसलिए बोला होगा कि ऐसा ऐसा होता, नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, आगे चलें। बेटा वही बोला मैंने, अल्फा और गामा में क्या डिफरेंस है बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। अल्फा वाला एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर बेटा, गामा वाला एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर। एग्जिस्टेंस उनका टेम्परेचर कंडीशन पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अल्फा वाला एग्जिस्ट करता है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी एक बहुत मेजर डिफरेंस हो गया दोनों में, है ना। ठीक है, एल्यूमिनियम के कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपने देखा, तो यार फिर एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी तो पढ़ लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3.6H2O सॉलिड है, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है ये वाटर में। ठीक, ये हाइड्रेटेड AlCl3 है यार, 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखा मैंने इसलिए। मैं साइड में पहले बात कर लेता हूँ एनहाइड्रस की, तो उसकी टेंशन खत्म करते हैं। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 सबसे पहले तो डेलिक्वेसेंट होता है, कोवलेंट कंपाउंड है, लुईस एसिड है, हाइड्रेटेड, ये ये हाइड्रेटेड है, इसको दूसरा ऐसे भी लिखते हैं AlH2O का होल 6, 3 क्लोरीन बाहर, ऐसे भी लिखते हैं इसको हाइड्रेटेड को। ये आयनिक कंपाउंड है, और एनहाइड्रस वाला कोवलेंट कंपाउंड है, नॉट ए लुईस एसिड, ये लुईस एसिड नहीं है हाइड्रेटेड वाला, एनहाइड्रस लुईस एसिड है। क्या ये सब बातें समझ आ रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रिपरेशन, हमारा मेन टारगेट, देखो यार सिंपल सी बात है, AlCl3 बनाना है आपको, तो एल्यूमिनियम में HCl मिला दो, ये तो पता ही है ना, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बना था, पिछली स्लाइड में लिखाया था मैंने तो। उसके अलावा Al2O3 ऑक्साइड के साथ भी चलेगा, ऑक्साइड के साथ भी AlCl3 प्लस वाटर बन जाता है, ये भी चलेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से भी बना लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में अगर HCl मिला देते हैं तो AlCl3 सॉल्ट बन गया। ये 3 तरीके हैं, बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ना यार, देखो जो भी सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर उसको क्रिस्टलाइज करेंगे, ताकि क्रिस्टलाइज करने से आपको AlCl3.6H2 मिल जाए, क्रिस्टल मिल जाए, उसके 6 वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में मिले, क्योंकि अल्टीमेटली आप तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रेटेड वाला पढ़ रहे हैं ना, एनहाइड्रस वाला तो साइड में बताया मैंने अलग से, हाइड्रेटेड ऐसे बन गया। हाँ, अब एक बहुत बढ़िया बात जो माइंड में आती है, ये मैं शायद वैसे भी बता चुका हूँ आपको, मैग्नीशियम, जब मैंने एस ब्लॉक पढ़ाया था तभी बताया था कि मैग्नीशियम के लिए बोला था, मैं एल्यूमिनियम के लिए बोल रहा हूँ कि इसके हाइड्रेटेड फॉर्म पर आप ऐसे सोच रहे हो कि हीट कर दोगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मतलब हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बनाने के लिए कोई सोचेगा सर हीट कर दो, सिर्फ हीटिंग से नहीं होता, समझ रहे बात आप, सिर्फ हीटिंग से नहीं होता, HCl की प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है, जैसे मैग्नीशियम में करते थे। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? हाँ, नॉर्मली हीट कर दोगे ना बेटा, ये बन जाएगा, क्या ही कर लोगे, Al2O3 बन जाएगा। यार ये तो नहीं चाहिए था सर हमें, मैं तो सर एनहाइड्रस चाहिए था। अब एनहाइड्रस चाहिए तो फिर HCl की प्रेजेंस में हीट करो, HCl गैस की प्रेजेंस में हीट करो,
ठीक है सर, AlCl3 एनहाइड्रस मिलेगा, बहुत बढ़िया, हो गया काम। अरे प्रिपरेशन में एल्यूमिनियम पे क्लोरीन का रिएक्शन करा दो तो भी AlCl3 बन जाता है, समझ रहे हैं आप? एनहाइड्रस है ये, यहाँ पे कोई वाटर वाटर नहीं दिया हमने। वो तो छोड़ो, एक और रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको। ऑक्साइड जो है ना, उसका रिडक्शन करा दो कार्बन के साथ और HCl की प्रेजेंस में करवा दो, AlCl3 एनहाइड्रस बन जाएगा। ठीक है, तो यार आई थिंक ये AlCl3 का प्रिपरेशन समझ में आया। मैंने जो बोला कि हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बनाना मुश्किल है, हीटिंग करने से काम नहीं चलेगा, HCl की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा तो काम होगा हमारा। सर ये जो AlCl3 जिसके बारे में इतनी बातें की जा रही है, इसको अगर वाटर के पास लेके आएंगे तो क्या करेगा? अरे बेटा सिंपल सी बात है यार, एक ये सॉल्टी तो है, इसको वाटर के पास लेके आओगे तो बेस और एसिड बनेगा, है ना? अमोनिया के साथ क्या करता है बेटा? बहुत बढ़िया रिएक्शन है। AlCl3 अमोनिया के साथ क्या करता है बेटा? व्हाइट सॉलिड बनाता है। अरे ये कैसा दिखेगा? अरे सिंपल सी बात है सर, AlCl3 लुईस एसिड है और अमोनिया लुईस बेस है, तो AlCl3 को ये अमोनिया क्या करेगा? लोन पेयर देगा, ऐसा कुछ बनाएगा, बस और क्या। NaOH के साथ क्या करेगा AlCl3? बेटा NaOH के साथ वही है, क्लोरीन हटाओ OH लगाओ, ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl। आयन एक्सचेंज कर दो बस, रिएक्शन बन जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, ये जो Na की बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कार्तिक क्या बोल रहा है? नो सर मतलब समझ नहीं आया उसके लिए बोल रहा है, या दिक्कत नहीं है उसके लिए बोल रहा है? और नो सर किसका जवाब है? समझ आया उसका जवाब नो है कि दिक्कत नहीं है उसका जवाब नो है? चलो सुनो फिर, जब AlCl3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि AlCl3 तो बैठा है, वो तो लुईस एसिड है। वीक बेस बन गया यार, वीक बेस और HCl बनता है सर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक हो गया, ठीक है। अब AlCl3 को आपने वाटर में मिलाया तो ऐसा कुछ होगा, बात तो समझ में आ गई। आपको पता है कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम जो है वो ऐसा होता है सर, यहाँ पे +3 आएगा। ये थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है इसमें। ये क्या करता है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल तो ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल में से OH अपने पास हो गया, एक H+ निकल गया, तो इसमें +2 बच गया और H+ इधर आ गया। ये रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि इसके पास एसिडिक टेंडेंसी होती है। ये तो यहाँ पे भी पता चल रहा था कि एसिडिक होता है, दूसरी रिएक्शन से भी पता चल रहा है, दोनों रिएक्शन से पता चल रहा है कि एसिडिक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है डाइमर बनाने की। ये अपने ही जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाता है और डाइमर बनाता है। कैसा डाइमर बनेगा? एल्यूमिनियम यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे एल्यूमिनियम, और फिर दोनों साइड 4 4 वाटर मॉलिक्यूल आ गए। ये बना दिया इसने +4 वाला, +2 मिला के +4 एल्यूमिनियम पे आ गया, ठीक है यार, यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? 4 वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, बेटा 5 5 थे ना दोनों के पास,
हाँ, एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना रहा था कॉम्प्लेक्स में भी, यहाँ पे भी 6 बना रहा है यार, क्या दिक्कत है? हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट बच गया वो है एलम, पोटाश एलम, क्रोम एलम, एल्यूमिनियम एलम, आयरन एलम, ये सब जो एलम्स होते हैं ना बेटा, वो डबल सल्फेट होते हैं, मतलब उसमें दो मेटल कैटायन होंगे और दोनों के सल्फेट अवेलेबल होंगे, और जो दो मेटल कैटायन होंगे उसमें से एक मोनोवेलेंट होगा, एक ट्राईवेलेंट होगा। चलो सिर्फ बात क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत कि क्या होने वाला है। तो बेटा सीन ऐसा है कि जनरल फॉर्मूला कैसा होगा कि ये एम एक मेटल है, ये मोनोवेलेंट होगा, मोनोवेलेंट है तो इसका सल्फेट M2SO4 होगा। ठीक, दूसरा मेटल है ट्राईवेलेंट, तो ट्राईवेलेंट है तो ट्राईवेलेंट का सल्फेट ऐसा होगा, .24H2, ये एलम है। ये M जो है ये मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट में कौन कौन आएगा अब आपको पता ही है, फर्स्ट ग्रुप के कैटायन मोनोवेलेंट होते हैं, उसमें सूचना क्या है, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आयन भी आता है इसमें। एम प्राइम है ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट कौन है, बोरॉन फैमिली वाले, आयरन Al+3, क्रोमियम +3, आयरन +3, ये सब क्या है, ट्राईवेलेंट कैटायन है। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलके एलम्स बनते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस जो है पोटाश एलम, ना बेटा ना ना, बोरा नहीं, बोरोन नहीं है, पोटाश एलम, जो कैटायन लिखे हैं सिर्फ वही, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो K2SO4 .L2SO4 का होल साइज 24H2O। ठीक है, एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि क्योंकि मैं आपको इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बताता हूँ। जो एलम है ना, इसमें दो मेटल है, दोनों मेटल जो है ना वो, इसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो होता है कि दोनों मेटल्स, टोटल 4 मेटल कैटायन हो गए, 2 और 2 4, 4 मेटल कैटायन में सभी के पास 6 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, 6 + 6 + 6 + 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा। हर एक मेटल कैटायन के पास 6 वाटर मॉलिक्यूल जाके उसको लोन पे डोनेट करते हैं। तो यार लोन पे डोनेट करने के लिए मेटल कैटायन ऐसा भी तो होना चाहिए जो 6 लोन पे एक्सेप्ट कर सके। लिथियम बोरोन ये सब ऐसा नहीं, बोरोन तो कर ही नहीं सकता ऐसा। ईच मेटल कैटायन is surrounded by 6 water molecule, each metal cation is surrounded by 6 water molecule, और that is the reason कि लिथियम जो है वो कभी भी एलम नहीं बना था, क्योंकि लिथियम जो है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से उसके चारों तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ सकते। वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल कैसे आएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक इधर से, एक ये इसको, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलते हैं। जितने वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जितने भी आते हैं लोड पेयर देने, उनको कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट किया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि छोटा साइज है, तो इतने सब सल्फेट, इतने सब बोल सकते हैं कि लोन पेयर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाँ, एलम्स आर अमोर्फस बेटा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम है उनका, अमोर्फस होते हैं, सॉरी आपने अमोर्फस नहीं, आइसोमोर्फस होते हैं, हाँ, आइसोमोर्फस होता है। आइसोमोर्फिज्म जो है मैंने पढ़ाया था कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में, वहां पे ये सब बताया था। देखो यार, एलम समझ में आ गया, अगर एलम में उस मोनोवेलेंट की जगह
डाइवेलेंट होता, ट्राइवेलेंट तो ट्राइवेलेंट है, वो तो एज इट इज है। मोनो की जगह अगर डाइवेलेंट होता तो जो एलम मिलता उसको बोलते हैं स्यूडो एलम। ठीक। हाँ, बात ठीक है। अरे हाँ ना बोलो यार। ठीक। जो भी जितने भी एलम्स हैं सभी के सभी वाइट सॉलिड हैं, अच्छे खासे सॉल्युबल है। अच्छे खासे मतलब हाईली सॉल्युबल है वाटर में। जब हीट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हीटिंग करने पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये भी हमें पता है। हाँ। और यार है क्या इसमें, है तो सोल्टी ना, एलम में सोल्टी तो प्रेजेंट है, राइट। तो जब उस एलम का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, मतलब उस सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो एसिड और बेस बनेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो एसिड बनने वाला है, सल्फेट से कौन सा एसिड बनता है? H2SO4। और H2SO4 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब जो एलम्स होते हैं उनका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, H2SO4 बनने की वजह से। ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि जैसे MSO4, सॉरी M2SO4 डॉट M2SO4 का होल थ्राइस 24H2O था। ये तो व्हाइट क्रिस्टल है यार, ये तो व्हाइट पाउडर है। अब इस पाउडर में पानी मिला दोगे तो ये सब सॉल्ट, ये M जो है ये तो OH के साथ चला जाएगा अपने हिसाब से, और H2SO4 बनेगा। फिर इसका M प्राइम OH का होल थ्राइस बनेगा। सॉरी, यहाँ पे OH वन ही बनेगा क्योंकि मोनोवेलेंट है। यहाँ पे H2SO4 बनेगा, तो यार ये H2SO4 बन जाएंगे ना हाइड्रोलाइसिस करने पे, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक होता है। अभी भी नहीं है। अच्छा है, समझ आ गया तो बढ़िया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बोरॉन फैमिली है इसका क्लीन होता है। कार्बन फैमिली जो भी है वेडनेसडे को फिनिश कर देंगे। हाँ हो गया। कार्बन फैमिली थोड़ा बड़ा है तो उसको स्टार्ट कर दूंगा, अभी तो फिर खत्म हो भी नहीं पाएगा 20 मिनट में, तो क्या ही हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, वो तो आप लोग खुद से पढ़ोगे। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब कार्बन फैमिली पढ़ाते टाइम ये सब नहीं बताऊंगा मैं। साइज का ऑर्डर, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये काम नहीं है मेरा। आप सीधा केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूंगा। फिर कार्बन के कंपाउंड्स पे आएंगे, खत्म। सिलिकॉन के कंपाउंड्स पे आएंगे, खत्म। ठीक है।
ओके, तो वेंसडे को जो भी है बैच 3 जो है, हो सकता है कि वेंसडे को, क्योंकि बैच 1 और 2 का मॉर्निंग में क्लास है, तो बैच 3 को भी मॉर्निंग में बुला लिया जाए, कंबाइन ही क्लास होगा। हो सकता है वेंसडे को बैच 3 भी मॉर्निंग में ही क्लास अटेंड करे, उस दिन दोनों की क्लास सेपरेट नहीं ली जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में ही 2.5 आवर्स तो बहुत ज्यादा है, उससे पहले फिनिश हो जाएगा। और फिर बाय बाय। ठीक है, फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे को बेटा डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वॉड्यूल। बैच 3 वालों का यार कितनों का कॉलेज लेक्चर है? कॉलेज मत बोला करो, पहले तो तुम उसको स्कूल बोला करो। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पीडीएफ में अभी मैंने लिख रहा हूँ। अभी मैं पहुंच गया हूँ लास्ट में, वहां पे जहाँ पे मैंने आपको एंगल ऑफ रोटेशन बताया था। अब उसको लिखने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ उसको, बहुत बोर हो रहा है। आज नहीं लिखूंगा, कल तक भेज दूंगा पीडीएफ। गौरंग देखूंगा यार। टू बी फ्रैंक, मैंने सिर्फ इमेज देखा, मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं अभी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पीडीएफ जो है मैं भेज दूंगा, फिर आप चेक कर लेना उसको। ठीक है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, आप लोग चेक कर लेना उसको कि सही है कि नहीं। ठीक है, देखो बेस्ट तरीके कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि क्लास नहीं है, तो अगर किसी एक दो स्टूडेंट का क्लास भी है तो आपको जैसा ठीक लगे